हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है क्लास 12th, सब्जेक्ट अपना रहेगा केमिस्ट्री और आज का जो अपना चैप्टर है, वो रहा है बायोमोलिक्यूल्स। कल साथियों अपन ने चर्चा की थी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और कौन किसको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ये हमने चर्चा की थी। आज फिर अपन थोड़ी सी शुरुआत करके 30-35 की वीडियो के दौरान हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और जनरली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है। तो दोबारा से मैं आपको साथियों एक बात बता देता हूं, एक बार सुनो आप। कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट ये है क्या? हमने कहा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद किरेल कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। शॉर्ट शब्दों में एक बार दोबारा बता देता हूं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी शामिल है इस कीटोन में भी, नोन एज कार्बोहाइड्रेट विद कायरल कार्बन। ये हमने कल बात की थी, विद कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, विद कार्बल कार्ब कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। चलो मैं दूसरा शब्द और लिख देता हूं, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है साथियों, ये दो प्रकार का होता है। एक अपन बात करते हैं शुगर की, दूसरी अपन बात करते हैं नॉन। यहां तक साथियों अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, सुनो। एक और डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, उसकी और चर्चा कर देता हूं मैं दोबारा फिर से डेफिनेशन आप समझना। कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आपको। कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव। पर इस पूरे स्टेटमेंट को लिख देता हूं फिर बताऊंगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are either polyhydroxy एल्डिहाइड और कीटोन, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या क्या है साथियों, कीटोन। और दे गिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एक नया टर्म और बता रहा हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो शब्द सुनिए आप, समझते हैं इस बात को। ये कह रहा है कि भाई साहब ये पॉलीहाइड्रोक्सो कार्बोनेट ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव का कंपाउंड है। इसका मतलब यदि पीपीएल, यदि कोई स्ट्रेट लाइन में लाइट आएगी तो या तो उसको कहाँ घुमा देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई कंपाउंड है और यहाँ पे कोई प्लेन लाइट आ रही है, पीपीएल लाइट आ रही है, ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो ये इसको रोटेट करवा दे राइट साइड में और या ये रोटेट करवा दे इसको लेफ्ट साइड में। अगर ये रोटेट लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में करवा देगा, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा ये कह रहा है कि इन कंपाउंडों को अपन क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। तो ये क्या देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। ऐसे कंपाउंड को साथियों अपन क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को साथियों कार्बोहाइड्रेट। आपको समझ में आया?
दोबारा सुनो, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और साथ साथ में जब इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आपको प्रदान करते हैं। ओके जी। अब सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है वो क्या है, इसके कार्य क्या है वो सुनो। सबसे पहले अपन बात करें ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की, तो मानव शरीर में दे प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी। तो पहले लाइन आपको दिमाग में यही रखनी है, दे प्रोवाइड हीट एंड एटीपी। एटीपी का मतलब आप समझ जाना मास्टर, एनर्जी की बात कर रहा है। ये दो चीजें प्रदान करते हैं। और दूसरी, सेल वॉल जो है ना, प्लांट की जो सेल वॉल है वो आउटर बॉडी उसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और इस प्रकृति की सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट कौन है, सेलुलोज। चलो ये लिख देते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट, इन प्लांट्स इसकी बनी होती है सेल्यू। दो बातें आपके समझ में आई सर? बिल्कुल समझ। पहला तो है कार्बोहाइड्रेट है क्या, दूसरा काम क्या आते हैं भाई सब, काम क्या आते हैं दिमाग में बैठा लो भाई। एटी के रूप में एनर्जी देते हैं और साथ में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, बॉडी को हीट प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, सेल वॉल की जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है साथियों, सेलुलोज की बनी होती है। कल हम बात करते करते हमने एक बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक हमने बात की थी शुगर, एक हमने बात की थी नॉन शुगर। शुगर में साथियों हमने बात की थी कि मोनोसेकेराइड की यूनिट के बेस पे ये मोनोसेकेराइड टाइप का, ओलिगोसेकेराइड टाइप का होता है। आज अपन सबसे पहले बात करें शुगर जो है, उसमें सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं शुगर। ये शुगर, ये हमने हेडिंग डाल दी शुगर। शुगर आप सब बच्चे जानते हो, जो स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट है ना, स्वीट इन टेस्ट, वाटर सोल्यूबल। ये बात मैं पीछे लिख चुका हूं, मैं शॉर्ट में दोबारा बता रहा हूं आपको, नोट्स में नहीं लिखनी। वाटर सोल्यूबल हो और क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर हो, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके साथ, मोनोसेकेराइड की। तो हम यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं मोनोसेकेराइड। ये हमने लिखा है यहाँ पे मोनोसेकेराइड। साथियों मैंने कल आपको एक बात बताई थी, आप है ना दोबारा उस बात को याद रखना। मोनोसेकेराइड जब भी आई ना तो आप C6H12O6 इसको दिमाग में बैठा लो। और इसको मैं साथियों क्या बोल रहा हूं दोस्तों, इसको मैं बोल रहा हूं 1 यूनिट। क्या बोल रहा हूं साथियों, इसको मैं एक शब्द दे रहा हूं 1 यूनिट। ये 1 यूनिट, एक बीच में मैं शब्द लिखूंगा तब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ये क्या है, 1 यूनिट है ये जी। अब बताओ क्या है मोनोसेकेराइड। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, दिस इज आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी और आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। बट ये जल में सोल्यूबल है। जल में सोल्यूबल कैसे, वाटर में सोल्यूबल कैसे है, क्योंकि ये तो ब्रेकडाउन तो होता ही नहीं। बट ये जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लेक्टोज है, मेनोज है, जितनी भी शुगर है, जितनी भी मोनोसेक्राइड शुगर हैं, ये सारी की सारी एच बॉन्ड बना लेती हैं, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बना लेती हैं। किसके साथ, वाटर के साथ। इस कारण ये कैसे हैं, ये वाटर सोल्यूबल है। ये ऊपर शब्द ने लिखा ना कि वाटर सोल्यूबल क्यों है, इस बात का मैंने आपको बताया। तो पहले लाइन लिखते हैं, सुनो। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कोई है तो वो मोनोसेक्राइड है। सेकंड बात सुनो, दिस इज आइदर, अब है क्या ये, आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी। अब ये थोड़े टर्म आपको दिमाग में आ रहा है। पॉली का मतलब होता है एनिक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। यहां भी समझ में आया सर, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। ये डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ध्यान रखना है, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। दे डोंट हाइड्रोलाइज्ड, दे डोंट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ओके जी। एक बात और, ये वाटर में सोल्यूबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाइड्रोलाइसिस हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वाटर के साथ ये एच बॉन्ड बनाते हैं। तो दिमाग में बैठाओ, लाइन भी दिमाग में बैठाओ आप। दे डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर। कक्षा 11th में आपने इस चीज को पढ़ा हुआ, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड। नहीं पढ़ा हो तो मैं कभी भी जैसे टॉपिक आएगा तो मैं एच बॉन्ड के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा जरूर करूंगा। इस एच बॉन्ड के कारण ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये बात आपको समझ में आई क्या? नहीं, पर सुनिए, दोबारा आपको एक बात बता रहा हूँ। दिस इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। दे डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, आगे नहीं हो सकते, और दे आर डिजोल्व्ड इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्ड। चलो एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है साथियों फ्रक्टोज, एक होता है साथियों इसमें मेनोज, और एक होता है साथियों इसमें ग्लैक्टोज। आपको ध्यान दे जाएगा। अब कई बच्चों का ऐसा सवाल होता है कि साहब सबका फॉर्मूला तो सबका सेम है, बट ये अलग अलग कैसे हैं? आप कैसे करोगे? सबके अंदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप एंड इनका जो फंक्शन ग्रुप है वो अलग अलग है, जिसके बेस के कारण उनका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है, जिसके कारण ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज और ये ग्लक्टोज होते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुगर के अंदर ओलिगोसेक्राइड की। किसकी बात करते हैं साथियों? ओलिगोसेक्राइड की। चलो दो, ओलिगो, ओलिगोसेक्राइड्स। सवाल है कि ओलिगोसेक्राइड होते क्या हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो ये 2 से 10 तक यूनिट क्या देते हैं? मोनोसेक्राइड्स देते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट अगर आपको वो दें तो वो उसको अपन कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। देखते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट which give 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। मैं इसको लिख रहा हूं, आप समझना। यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज, या कंसिडर, दूसरा इसको कंसिडर भी बोल सकते हैं। आप नॉन की जगह ये शब्द लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर कंसिडर टू बी ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो, एक बात तो ये दिमाग में बैठा लो। दूसरी एक बात और है, क्या? ये तो है ही है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट आर फर्दर डिवाइडेड एज। अब ओलिगोसेक्राइड भी अलग अलग टाइप का है। अगर 2 यूनिट करेगा तो उसको अपन डाइसेक्राइड बोलेंगे, 3 यूनिट हाइड्रोलाइसिस करेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्राइड बोलेंगे।
देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड यूनिट, दे आर फर्दर डिवाइडेड एज, दे आर फर्दर डिवाइडेड एज। ये कह रहा है कि भाई नंबर्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड की यूनिट के आधार पर ये जो हैं वो इस प्रकार के हैं। सुनो, द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड दे आर फर्दर डिवाइडेड एज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड यूनिट। यूनिट का मतलब आप ये कह रहा है कि मोनोसेक्राइड। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले अपन देखते हैं, उस नंबर 1 लिखते हैं अपन, डाइसेकेराइड। इसकी कहानी सुनो। ये 2 यूनिट हाइड्रोलाइज्ड करता है। इट गिव्स 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइज्ड। ये कितनी यूनिट प्रदान करता है आपको? 2 यूनिट प्रदान करता है हाइड्रोलाइसिस पर। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि ये सिलेबस में यही है अपने, तो एक और लिख देता हूं मैं, ये ट्राइसेकेराइड है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं। ट्राइसेकेराइड्स सुनो, इट गिव्स 3 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज्ड। ये कितनी यूनिट प्रदान करता है? 3 यूनिट। सुनो भाई, इसने कितनी यूनिट दी? इसने कितनी हाइड्रोलाइज्ड पे कितनी यूनिट दी? 3। किस पे? हाइड्रोलाइज्ड पे। और इसने कितनी यूनिट दी? 3। किस पे? हाइड्रोलाइज्ड पे। तो इसे क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड। और इसे क्या कहेंगे? ट्राइसेकेराइड। अब अपन ड्राई अपने सिलेबस में जो है वो डाइसेकेराइड है साथियों, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो लिख, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स सुनो, those carbohydrate which give 2 units of monosaccharides on hydrolysis, those carbohydrate which give 2 unit of monosaccharide on hydrolysis, on hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस पे कितनी यूनिट प्रदान करता है जी? ये प्रदान करता है 2 यूनिट। किसकी? मोनोसेक्राइड की। तो इसे अपन क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड कहेंगे। अब कौन कौन से एग्जांपल ना, इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, अपने एग्जांपल पढ़े। सब कुछ एग्जांपल ही है जीवन में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज केमिकल फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। C12H22O11। कितनी यूनिट देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस? गिव ग्लूकोज 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एट हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोस इट्स गिव्स 2 यूनिट
2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज की क्या बनेंगी यहाँ यूनिट बनेंगी, और ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। कितनी यूनिट बने देगा ये? 2 यूनिट। किसके ऊपर? हाइड्रोलाइज्ड। इसके ऊपर हाइड्रोलाइज्ड पे कितनी यूनिट देगा ये? 2 यूनिट देगा, और उसे अपन क्या कहेंगे साथियों? माल्टोज के। चलो आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं एक और एग्जांपल, जिसको अपन बोलते हैं सुक्रोज। और इसका भी केमिकल फॉर्मूला साथियों है C12O11। इसमें कौन कौन सी यूनिट होती हैं? जब इसका क्या करवाया जाएगा? हाइड्रोलाइज्ड करवाया जाएगा। इसको क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तब इसमें क्या प्राप्त होगी आपको? एक तो प्राप्त होगी यूनिट ग्लूकोज की, और एक यूनिट प्राप्त होगी किसकी? फ्रक्टोज। आया समझ में? तो ऑन द, जब अपन सुक्रोज का क्या करवाएंगे, टेबल शुगर का क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट प्राप्त होंगी। एक और रह गया अपना लैक्टोज। और इसका भी फॉर्मूला साथियों क्या है? C12H22O11। जब आप इसका भी क्या करवाओगे? हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, तो सुन, यहाँ पे यही तो मैंने लिखा है, जब आप इसका क्या करवाओगे? हाइड्रोलाइसिस, तब आपको कितनी यूनिट बनेगी? एक तो ग्लूकोज प्राप्त होगा, और एक क्या प्राप्त होगा? ग्लैक्टोज। क्या प्राप्त होगा? इसका मतलब वो डाइसेक्राइड, यदि कोई कार्बोहाइड्रेट है, यदि अपन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो सेम भी हो सकती हैं, और कैसी हो सकती हैं? डिफरेंट। ये बात आपको नोट करके लिखनी है। These carbohydrate unit may be same and different। इस बात को भी थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लो। अब चलते हैं अपन, एक और बच गया अपना। ये तो हमने पहला पढ़ा है, शुगर। शुगर में हमने 2 बात की हैं, एक तो मोनोसेक्राइड, दूसरा ओलिगोसेक्राइड। अब अपन बात करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड की, मतलब नॉन शुगर की। 2 नंबर साथियों अपन बात करने वाले हैं किसकी? नॉन शुगर। और नॉन शुगर में एक ही बात पढ़ेंगे, क्या? पॉलीसेकेराइड। नॉन शुगर में हम साथियों पढ़ेंगे पोली पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। चलो, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 से लेके बहुत ज्यादा, मतलब मैनी मोनोसेक्राइड मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो ऑब्टेंड करते हैं किसके किसके दौरान? इसके हाइड्रोलाइसिस के दौरान। किसके हाइड्रोलाइसिस के दौरान? पॉलीसेकेराइड में। दोबारा आपको एक बात बता रहा हूं, जब पॉलीसेकेराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो मोनोसेक्राइड की एन यूनिट आपको प्राप्त होंगी, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे उसको पॉलीसेकेराइड। और ये टेस्टलेस होते हैं, स्वाद में मीठे भी नहीं होते, और इनको नॉन शुगर के नाम से जाना जाता है। और इसके उदाहरण अपन देखने वाले हैं, तो देखते हैं अपन। सुनो, those carbohydrate which give many units of monosaccharide on monosaccharide on hydrolysis।
मतलब बहुत सारी, मतलब मैनी का मतलब है अनेक। एक बार इसको राउंड अप कर देता हूँ। मैनी यूनिट, समझ में आया सर? बिल्कुल। इसके दौरान, हाइड्रोलाइसिस के दौरान, तो उसे अपन क्या कहेंगे साहब? उसे अपन कहेंगे पॉलीसेकेराइड। ये कैसे होते हैं? ये स्वाद में टेस्टलेस होते हैं। दे आर टेस्टलेस एंड आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। एग्जाम्पल जी, ये एग्जाम्पल अपने टॉपिक हैं, ध्यान रखना। स्टार्च की बात करूं, मैं सेलुलोज की बात करूं, ग्लाइकोजन की मैं तो यहाँ चलो अपने सिलेबस में नहीं है। क्लूबी, गोंद जिसको अपन बोलते हैं, गम भी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टार्च और सेलुलोज आपके प्रश्न भी बनेंगे और आपके सिलेबस में भी है। देखिए, हमने एक तो हम बात करने वाले हैं स्टार्च की, और एक अपन बात करने वाले हैं सेल्यूलोज की, एक अपन बात करने वाले हैं ग्लाइकोजन की, और एक अपन बात करें हैं ग्लू की, गम की। तो इन सब का केमिकल फॉर्मूला भाई साहब एक ही है, दिमाग में बैठा लो। ये सारे के सारे टेस्ट लेस हैं और केमिकल फॉर्मूला सब का सेम है। C6H10O5 और यहाँ हमने लिखा N। ये बीच वाला ये क्या है? मैं आपको एक बार थोड़ा बता रहा हूँ, तो आप बड़ा ध्यान रखना भाई। ये जो है ये क्या है भाई साहब? ये है आपका मोनो। और ये जो N है ये क्या है? N का मतलब होता है यहाँ पे, तो बहुत सारी मोनोसेक्राइड इकाइयां जब इकट्ठी हो जाती हैं तब किसका निर्माण हो जाता है? तब निर्माण हो जाए तो पॉलीसेक्राइड। बोलो समझ में आया कि नहीं है? स्टार्च आप जानते हो, घर में जो आप आटा खाते हो, जितना भी प्रकार का अनाज है वो सब उसमें स्टार्च है। सेलुलोज, सेल, सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की। ग्लाइकोजन आप जानते हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के स्टोर में, फॉर्म में स्टोर रहता है। और ग्लू जो गोंद जो आप जानते हो। चलो आगे बात करते हैं। अब है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन एक बेस पे और भी करते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर दो प्रकार की होती हैं, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। अब शुगर का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। शुगर क्लासिफिकेशन, शुगर का जो क्लासिफिकेशन है साथियों वो दो प्रकार का है। पहला कौन सा है? एक किस बेस पे अपन कर रहे हैं ये साथियों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग, रिड्यूस के आधार पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप एक बार लिख लेना थोड़ा साइड में, रिड्यूस्ड के बेस पे। ठीक है जी। रिड्यूस का मतलब है ये दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस्ड कर देते हैं। अब रिड्यूस्ड का क्या अर्थ है अपन समझते हैं इस बात को। पहला अपन कह रहे हैं, नंबर एक कह रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा बी हम लिख रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग। और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो समझिए भाई इस बात को। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टोलेन रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें सीएचओ ग्रुप पर दोनों में प्रेजेंट होता है। लिखता हूं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सीएचओ। सीएचओ का अर्थ होता है बेटा एल्डिहाइड एंड कीटो, इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। ग्रुप दे रिड्यूस्ड टू फेलिंग टू टोलेंस रिएजेंट। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ये टोलेन रिएजेंट क्या होता है? बताएंगे एक बार, रुको एक बार जब चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन तब। एंड फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग
मैं इसकी बात नहीं करूंगा, एक बार नॉन रिड्यूसिंग शुगर की इसी की कर लेते हैं अपन। देखो, किसकी प्रेजेंस के कारण है? दोबारा सुनो साथियों, CHO मतलब एल्डिहाइड और कीटो मतलब कीटोन ग्रुप के कारण ये किसको रिड्यूस्ड कर देते हैं? ये टोलेन रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं? ये रिड्यूस्ड कर देते हैं। इस वजह से ये कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, ध्यान रहेगा आपको इतना? सर बिल्कुल। एग्जांपल बताओ इसके, एग्जांपल सुनो। ऑल आर मोनोसेकेराइड एंड ऑल आर डाइसेकेराइड except only sucrose. All disaccharides are so reduced sugar. Example सुनना। All monosaccharide, all monosaccharide either, भले ही वो सेक्राइड कैसे हो जिनमें कीटोन ग्रुप हो, एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। इसमें आप एग्जांपल क्या याद कर सकते हो? इसमें सारे मोनोसेक्राइड हैं, जैसे मैं यहाँ बात करूँ फ्रक्टोज, बात करूँ मेनोज, बात करूँ ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे कैसे हैं? इन दोनों में कीटोज भी हैं और ये जो आपके एल्डोज भी हैं, ये वाले भी हैं, और दोनों समझ में आए? सर बिल्कुल। आगे तो चर्चा करते हैं। ओल, देखो, वो सारे डाइसेकेराइड जिनमें कीटो ग्रुप और कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री स्टेट में है, वो सारे डाइसेकेराइड भी क्या शो करते हैं? वो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लिख रहा हूं ये लाइन। इन डाइसेकेराइड इफ फंक्शनल ग्रुप इज फ्री। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है साथियों? यहां पे ध्यान रखना, CHO एंड ये वाले की बात करो, और फ्री, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया? अब अपन बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, बी की बात करें। जो क्या करें? डू नॉट रिड्यूस, किसको? टोलेन रिएजेंट को, और किसको भाई? आपके फेलिंग सॉल्यूशन। ये डू नॉट रिड्यूस टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ये क्या कहलाते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, एक ही एग्जाम्पल है और वो आपके परीक्षा में आने वाला है। क्रोज, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। दिमाग में रहेगा? सर बिल्कुल रहेगा। अब प्रश्न आता है कि साहब सुक्रोज जो है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? अभी तो बताया है कि टोलेन रिएजेंट को और आपके फेलिंग रिएजेंट को क्या नहीं करता? रिड्यूस नहीं करता, इसलिए कैसा है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो लिख लो, सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर
सपोज डोंट प्रेजेंस ऑफ, तो ऐसे नहीं लिख के, एब्सेंस एब्सेंट ऑफ CHO एंड कीटो इन फ्री स्टेट। फ्री, ये कैसे हैं? फ्री स्टेट में है, इसकी वजह से ये क्या नहीं है? कोई बात नहीं भाई, दोबारा देखता हूँ। इन फ्री, इस वजह से कैसे हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर? बताओ आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? सर बिल्कुल समझ में। अब थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं अपन। अब अपन क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोसेक्राइड करते हैं, किस बेस पे? उनके ग्रुप के आधार पे, कार्बन के नंबर के आधार पर, और जनरल टर्म में उसको अपन क्या कहें, वो सारी चीजें अपन चर्चा एक बार अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। लिंक लिख रहा हूं मैं। क्लासिफिकेशंस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट काफी देर आएगा आपके, ऑफ मोनोसेक्राइड। अपने सिलेबस में मोनोसेक्राइड ही है। मोनोसेक्राइड देखो किस बेस पे, तो अपन लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप monosaccharide can be divided further। Can be divided further, can be further divided, further divided। अब मोनोसेक्राइड के अंदर यदि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और फंक्शनल ग्रुप कैसा है, इस बेस पे ये निम्न प्रकार के हैं। चलो देखते हैं अपन। अपन यहाँ पे लिखते हैं कार्बन एटम, जनरल टर्म में इसको क्या कहेंगे? यदि एल्डिहाइड ग्रुप होगा, मतलब मैं चलो यहाँ पे CHO ग्रुप लिख देता हूँ, तब इसको क्या कहेंगे? और यदि ये कीटो ग्रुप होगा तब इसको अपन क्या कहेंगे? चलो मैं एक बार इनका नाम और लिख देता हूँ, हाँ तो याद रहेगा। यदि एल्डिहाइड है तब क्या कहोगे, और अगर तो है तब क्या कहोगे? सुनो, अब ना आप सुनते जाना एक बार, आपको आपको मजा आए एक बार। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, चलो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो? 3 हो तब क्या कहेंगे? नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तब क्या कहेंगे? और नंबर ऑफ कार्बन 5 है तब क्या कहेंगे? और नंबर ऑफ कार्बन 6 है तब क्या कहेंगे? यदि भाई साहब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है, तब इसको अपन ट्रायोज बोलेंगे। और नंबर, और यदि इस ट्रायोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एल्डो, एल्डो ट्रायोज। और यहां यदि किट्टो है तो इसको बोलेंगे किट्टो ट्रायोज। यदि 4 है तो इसका बोलेंगे टेट्राओज। और यदि एल्डो है तो आप केवल इतना ही लगाना है आपको, एल्डो। और यहां आप क्या लगा दोगे? सर किट्टो लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किट्टो, ये वाला। और नंबर अगर यहाँ पे कितना है, ये तो इसकी बात हो गई, ये इसकी बात हो गई। नंबर अपने तो सिलेबस में ये 5वां और 6ठा है, सुनो। और साथियों ये हो तब इसको बोलेंगे अपन पेंटोज। क्या बोलेंगे?
पेंटोज, और इसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। ये हेक्सोज वाला आएगा अपने ना। छोड़ो, इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज। एल्डो पेंटोज, और इसको बोलेंगे कीटोपेंटोज। कीटो पेंटोज, समझ में आया? और यदि इच्छा है तो इसको बोलेंगे एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज, और यहाँ, और अगर ये किट्टो है तो इसको बोलेंगे अपन किट्टो। थोड़ा दिमाग में बैठा लो भाई अब, है ना? ये सिंपल हमारी आएंगे भाई आपके, है ना? यदि कार्बन की संख्या कितनी हो, 3, तो क्या बोलेंगे इसको साथियों? ट्रायोज। क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोज। और यहाँ क्या बोलेंगे? तो ट्रायोज। समझ में आ रहा है ना? आपको ये एक आपको पकड़ने पड़ेंगे, ये है आपके सिलेबस। अच्छा, चलो। और इसको क्या बोलेंगे? कार्बन की संख्या अच्छा हो तो हेक्सोज। हेक्सोज में यदि एल्डिहाइड ग्रुप तो इसको बोलेंगे एल्डो हेक्सोज, और नहीं तो इसे क्या बोलेंगे? कीटो। समझ में आया साथियों? सर बिल्कुल। एक बात और डिफरेंट, मैं एक बार एल्डो हेक्सोज की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, ये अपने सिलेबस में है। यहां मैंने लिखा साथियों एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज क्यों कहा? किसे कहा? ग्लूकोज को। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्लूकोज को। किस कारण है? पीएचओ ग्रुप प्रेजेंस है। यहां इसको अपन क्या बोलेंगे साथियों? अगर कीटो हेक्सोज, मैं बताऊंगा ये कीटो हेक्सोज किसे बोलते हैं। कीटो हेक्सोज साथियों बोलते हैं फ्रक्टोज को। किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? कीटोन। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन। और यहां साथियों ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? ग्लूकोज। देखो सुनो, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसका ग्लूकोज और इसका क्या है? एल्डिहाइड है, और दोनों का फॉर्मूला सेम है साथियों, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ फॉर्मूला है C6H12O6, और यहाँ फॉर्मूला है C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो कीटो हेक्सोज और एल्डो हेक्सोज, मतलब ग्लूकोज व फ्रक्टोज, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगला पार्ट साथियों अपन कल लेके आएंगे। मुझे एक बार ये बताइए, क्या आपको ये वीडियो समझ में आया? और समझ में आया तो कमेंट डालिए, और अगला पार्ट लेंगे पार्ट नंबर 3। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।